तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 को। सीजन 1 और सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, तो सीजन 3 की कहानी उसी जगह से शुरू होती है जहाँ सीजन 2 का अंत हुआ था। सभी प्लेयर से पूछा गया था कि क्या वो इस गेम की दुनिया में रहना चाहते हैं या असली दुनिया में लौटना चाहते हैं। अरिसु और उसागी असली दुनिया में लौटना चाहते थे, जबकि सुनातो और याबा गेम की दुनिया में रहने का फैसला करते हैं। कहानी अब प्रेजेंट में आती है। कुछ समय के बाद देखते हैं कि अरिसु असली दुनिया में लौट आया था और वो यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स को बता रहा होता है कि उसके साथ हुआ क्या था। वो कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, फिर वो वॉशरूम में गया और सब कुछ बदल गया। एक आदमी पूछता है, जब मीटियोर गिरा था तब तुम्हें दिल का दौरा पड़ा था, क्या ये सच है? अरिसु कहता है हाँ। तभी मात्सुयामा नाम का एक रिसर्चर आता है और पूछता है, जब तुम बेहोश थे क्या तुमने कोई और सपना देखा था किसी गेम के बारे में? वो आदमी कहता है, ऐसा गेम जहाँ लोगों की जान दांव पे लगी होती है। अरिसु बहुत सोचता है और फिर कहता है, नहीं, मुझे तो ऐसे गेम का कोई सपना नहीं आया, पर शायद मुझे किसी सफर का सपना आया था। एक ऐसा सफर जहां मैं बहुत दूर कोई देश में चला गया था। इसके बाद वो लोग अरिसु को जाने देते हैं और एक आदमी मात्सुयामा से कहता है कि इस लड़के पर इतना प्रेशर देने की जरूरत नहीं। मगर मात्सुयामा कहता है कि बहुत सारे सर्वाइवर्स ने गेम का जिक्र किया था, कुछ ने तो आतिशबाजी की भी बात की और बाकी सर्वाइवर्स ने भी इसका जिक्र किया, मतलब कि सबने एक जैसा सपना देखा था। मात्सुयामा व्हीलचेयर के सहारे चल रहा होता है। एक आदमी कहता है कि मात्सुयामा मौत के बाद की जिंदगी के बारे में रिसर्च कर रहा है। वो 5 साल पहले हुए एक हादसे के बारे में भी बात करते हैं जिसमें एक स्टूडेंट की मौत हो गई थी। वहाँ यूनिवर्सिटी में और भी कई सारे सर्वाइवर्स के इंटरव्यू लिए जा रहे थे। एक औरत तो फूट फूट कर रो रही थी। मात्सुयामा अरिसु से मिलता है और पूछता है कि उसने अपने इंटरव्यू में सफर का जिक्र किया था। अगर अरिसु को उस सफर के बारे में कुछ याद आए तो वो उससे कांटेक्ट करे। अरिसु कहता है, जरूर करूंगा। बाहर जाकर अरिसु उसागी से मिलता है। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। मात्सुयामा उसागी को देखकर किसी को याद करने लगता है और वो उसागी से कहता है, अगली बार जब तुम मिलोगी तो क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त दे पाओगी? तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो उसे अपना कार्ड दे देता है। पता चलता है कि मात्सुयामा शुशिकान यूनिवर्सिटी में साइकोपैथोलॉजी के डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है। वहां से निकलने के बाद पता चलता है कि अरिसु काउंसलिंग सेंटर में इंटर्नशिप शुरू करने वाला है और शायद अगले साल ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद उसे नौकरी भी मिल जाएगी। उसागी ये सुनकर कहती है, लगता है तुम अच्छे पति बनोगे। अरिसु पीछे देखता है और मात्सुयामा उन्हें घूर रहा होता है। मात्सुयामा अपने रिसर्च पर काम कर रहा था। उसके पास 10 सब्जेक्ट्स हैं और उसे पता चलता है कि इन 10 लोगों ने कोमा में एक जैसा सपना देखा। तभी उसे किसी का मैसेज आता है जो एक ग्रुप के बारे में बता रहा होता है, जो ग्रुप हिप्नोसिस करते हैं। इसके बाद हम उस जगह को देखते हैं जहां मीटियोर गिरा था। जितनी भी बिल्डिंग्स डैमेज हो चुकी थी उनकी मरम्मत का काम फिर से शुरू हो गया था। मात्सुयामा शिबुआ क्रॉसिंग पहुंचता है। बड़ी सी क्रॉसिंग पार करने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहीं उसे मिलने के लिए एक लड़की आती है। वो लड़की वही थी जो पहले उसे मैसेज कर रही थी। वो पूछती है, क्या तुम उस ग्रुप के सेमिनार में जाना चाहते हो? मात्सुयामा कहता है, जरूर, क्या तुम मेरी सिफारिश कर सकती हो? वहाँ वेट्रेस आती है, दोनों को पानी देती और कहती है, जब ऑर्डर करना हो तो बता देना। दोनों तुरंत अपने लिए चाय ऑर्डर करते हैं। वो लड़की मात्सुयामा से कहती है, तुम मत जाओ, वहाँ जाना खतरनाक है। मात्सुयामा पूछता है, तुमने वहाँ क्या एक्सपीरियंस किया? वो लड़की कहती है, हमने वहाँ गेम्स खेले, पहले मजेदार लगे थे। फिर वो कहती है, 1 हफ्ते में तुम्हें इन्विटेशन मिल जाएगा और बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाना। कुछ दिनों बाद जब ऑफिस में मात्सुयामा पुल अप्स कर रहा होता है तभी उसके कंप्यूटर पर किसी का मैसेज आता है। उसी मेल में उस ग्रुप का मैसेज होता है जिसने उसे सेमिनार का इनविटेशन दिया था। इसके बाद वो बताए हुए लोकेशन तक पहुंच जाता है। वहां एक बिल्डिंग के अंदर डायरेक्शंस फॉलो करते हुए वो एक बड़े हॉल में पहुंचता है जहां पहले से ही 6 लोग इंतजार कर रहे थे। एक आदमी उन लोगों से कहता है, अब तुम यहां आकर कुर्सी पर बैठ जाओ। मात्सुयामा को उठने बैठने में दिक्कत होती है, पर कहा जाता है कि उसे तो कुर्सी पर बैठना ही होगा। एक लड़की मदद के लिए उठकर आती है, लेकिन उसे कहा जाता है कि दोबारा कुर्सी से मत उठना। मात्सुयामा किसी तरह चेयर पर बैठ जाता है और फिर गेम शुरू होने का समय आ जाता है। लड़की कहती है कि वो यहाँ पर मौत को करीब से एक्सपीरियंस करने आई थी। आदमी बताता है कि इस गेम का नाम है ओल्ड मेड। 7 प्लेयर्स के पास पत्ते रखे हुए थे। वो आदमी इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर आपके पास पत्तों का जोड़ा है तो उसे फेंकना है और अगर अंत में जिसके पास जोकर होगा वही गेम का विनर होगा। जिसे जोकर लिया जाएगा वो बाहर हो जाएगा। जैसे ही एक लड़के से जोकर वाला पत्ता लिया जाता है उसे जोर का झटका लगता है और वो मर जाता है। ये देखकर एक लड़की डर कर उठती है, उसे भी झटका लगता है और वो मर जाता है। वो आदमी फिर से दोहराता
दोहराता है, मैंने पहले ही कहा था कुर्सी से मत उठना वरना मारे जाओगे। बाकी 5 प्लेयर्स डर के मारे खामोश थे। गेम चलता रहता है, एक एक कर सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं। आखिर में मात्सुयामा और एक लड़का बचे होते हैं। मात्सुयामा के पास 2 पत्ते होते हैं और वो दूसरा आदमी जोकर कार्ड छोड़कर दूसरा वाला उठा लेता है। उसे भी झटका लगता है और वो मर जाता है। जोकर मात्सुयामा के पास बचता है और वो गेम जीत जाता है। फिर वहाँ लाइट टिमटिमाने लगती है और वो सुनाता को, जो कि एक सीरियल किलर है, उसे वहाँ दिखाई देता है, जो कहता है बॉर्डरलैंड में तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद हम उसागी को देखते हैं जो अंधेरे जंगल में आगे बढ़ रही होती है और उसे पहाड़ के किनारे अपने पिता दिखाई देते हैं। वो पीछे मुड़कर एक बार देखता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। अचानक उसागी की नींद खुल जाती है, यानी कि ये केवल एक बुरा सपना था। अरिसु उसे संभालने लगता है। अगली सुबह दोनों बातें कर रहे होते हैं और अरिसु पूछता है कि हमें अपने लिए अब खुद का घर देखना चाहिए। उसागी कहती है लेकिन इसके लिए तो पैसे लगाने होंगे ना, शायद हमने शादी की अंगूठी में सारा पैसा खर्चा कर दिया। फिर वो कहती है मुझे इस पेन का रंग बहुत पसंद आया और अरिसु को एक एनवलप देती है, जिसके बाद वो अपने काम पर निकल जाती है। इधर न्यूज में बताया जाता है कि टोक्यो के कोटो वार्ड के एक बिल्डिंग में 7 लोगों की डेड बॉडीज मिली। कहा जा रहा है कि वो लोग किसी सेमिनार में शामिल होने के लिए आए थे। पुलिस का मानना है कि सभी लोगों ने एक साथ खुद को खत्म कर लिया। अरिसु काउंसलिंग सेंटर में काम कर रहा होता है और वहां पर एक पेशेंट आती है जो शिबुआ हादसे से जुड़ी होती है। वो पेशेंट एक लड़की है और वो कोई और नहीं बल्कि एन होती है। एन अरिसु को पहचान लेती है पर अरिसु उसे पहचान नहीं पाता। एन कहती है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुकी हूँ किसी और जगह में। उस दुनिया में लोगों ने मौत को बहुत करीब से देखा है, तुमने भी वहाँ मौत को नजदीक से देखा ही होगा, लगता है तुम बस भुला गए हो। उसागी सी साइड पैराडाइज रिजॉर्ट पहुंचती है और ये वही रिजॉर्ट है जो हमने सीजन 1 में देखा था। वहाँ पर कत्लेआम हुआ था, लेकिन अब वहाँ का नजारा काफी बदला हुआ लगता है, पर उसागी को कुछ भी याद नहीं आता। एन अरिसु को याद दिलाने लगती है कि एक और दुनिया भी है, हम दोनों उस दुनिया में थे और हम बचकर निकले थे और फिर असली दुनिया में वापस आ गए। उसागी जब अपने नजरों से इधर उधर देखती है तो उसे गेम्स की कुछ झलकियां याद आने लगती है। वो घबरा जाती है और धीरे धीरे सब कुछ उसे याद आने लगता है। एन यहाँ कहती है कि वो उस दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढ रही है और उसे एक रास्ता मिला भी, किसी दवा के जरिए इंसान को उस दुनिया में भेजा जा सकता है। तभी वहाँ डॉक्टर काउंसलिंग के लिए पहुंच जाती है। शाम को जब अरिसु अपने घर आता है तो उसागी उसे कॉल करती है। वो फोन पर बहुत रो रही होती और कहती है मुझे माफ कर देना। अरिसु ये सब सुनकर परेशान हो जाता है और तुरंत निकल पड़ता है उसागी को ढूंढने के लिए। अगली सुबह वो ऑफिसर्स के पास जाकर उसागी की मिसिंग रिपोर्ट देता है। ऑफिसर दिखाते हैं कि आखिरी बार उसागी को सी साइड पैराडाइज रिजॉर्ट में देखा गया था और वहाँ एक आदमी भी देखा गया। अरिसु पहचान लेता है कि वो आदमी तो मात्सुयामा है। ऑफिसर पूछता है क्या तुम्हारी पत्नी इस आदमी को जानती है? अरिसु कहता है हाँ, हम दोनों उससे यूनिवर्सिटी में मिले थे। ऑफिसर कहता है शायद दोनों का अफेयर चल रहा है क्योंकि रिजॉर्ट में दोनों एक ही समय पर मौजूद थे। इसलिए अरिसु यूनिवर्सिटी पहुंचता है और वहां भी उसे पता चलता है कि मात्सुयामा से भी लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एडमिन उसे लेकर मात्सुयामा के ऑफिस में आती है और बताती है कि वो आफ्टर लाइफ जैसी अजीब चीजों पर रिसर्च कर रहा था और वो कभी भी बिना बताए छुट्टी पर तो नहीं जाता। एडमिन कहती है कि मात्सुयामा अलग अलग सेमिनार्स में जा रहा था जो बहुत डरावने होते थे। वो पूछती है कि कहीं इस सब का आपकी पत्नी से कोई लेना देना तो नहीं। अरिसु को वहां पर न्यूज़पेपर आर्टिकल मिलता है जिसमें उसागी के पिता की मौत की खबर छपी होती है और साथ में उसागी का इंटरव्यू भी। अरिसु इंटरव्यू देखने लगता है और उसमें उसागी बताती है कि उसे डरावने सपने आते हैं और हर सपने में वो देखती है कि उसके पिता खुद को खत्म कर लेते हैं। मात्सुयामा पूछता है क्या तुम्हारे पिता के साथ कोई झगड़ा था? उसागी कहती है बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहुत हंसमुख इंसान थे। मात्सुयामा कहता है हो सकता है कि तुम अपने पिता को अलविदा नहीं कह पाई, कुछ बचे कुछ बातें रह गई हो। उसागी कहती है कि कुछ बातें हैं जो वो बताना नहीं चाहती। मात्सुयामा पूछता है क्या तुम अपने पति से भी इस बारे में बात नहीं करती? उसागी कहती है नहीं, हम दोनों तो मिले, हमारी जल्दी शादी हो गई, पर मैं अभी भी अपने पिता के साथ उलझी हुई हूँ। अरिसु जब घर लौटता है तो एक अंधेरे गली में उसे एक परछाई दिखाई देती है। सुनातो सामने आकर कहता है कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में रहने के लिए बुलाया है, क्या तुम उस खूबसूरत दुनिया में वापस नहीं जाना चाहते? तुम जल्दी सब कुछ याद कर पाओगे और उस दुनिया में लौट भी पाओगे। फिर वो एक पत्ता निकालता है और अरिसु के पॉकेट में रख देता है। वो बोलता है कि तुम्हारी पत्नी भी उस दुनिया में पहुंच चुकी है। फिर तेज रोशनी के साथ सुनातो वहां से गायब हो जाता है और अरिसु को गेम दुनिया की एक झलक दिखती है। पॉकेट में जोकर वाला कार्ड होता है। तभी उसे ऑफिसर का कॉल आता है। बताया जाता है कि उन्हें उसागी मिल गई है पर वो कोमा में है
और वही आदमी जिसने उसागी को किसी तरह ड्रग्स देने के लिए मजबूर किया था वो भी वही है। डॉक्टर अरिसु को बताता है कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, शायद एक ही हफ्ता हुआ है और हो सकता है कि ये उसागी को भी पता ना हो। अरिसु अंदर जाता है और उसागी को देखता है। बगल वाले बिस्तर पर मात्सुयामा भी कोमा में पड़ा था। अरिसु हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इसके बाद ऑफिसर्स एक साथ बात करते हैं और वो टोक्यो में हो रहे उन घटनाओं पर बात करते हैं जहां लोग खुद को खत्म कर रहे हैं। अरिसु ये सब देखकर चौंक जाता है और चिल्लाता है कि मैंने कहा था ना कि मेरी पत्नी किडनैप हो गई है, पर आपने कुछ भी नहीं किया। ऑफिसर कहते हैं बिना ठोस सबूत के हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। अरिसु उसागी की चीजें चेक करता है जिसमें जोकर वाला कार्ड भी होता है। ऑफिसर पूछता है क्या इन चीजों में कुछ अजीब है। अरिसु कहता है नहीं, सब कुछ ठीक है। ऑफिसर बताते हैं कि मात्सुयामा के पास भी जोकर वाला कार्ड था। तब अरिसु को एन की बातें याद आती है कि इस दुनिया से भी अलग एक और दुनिया है। इसलिए वो तुरंत एन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मेरी पत्नी कोमा में है, वो प्रेग्नेंट है और उसे कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं किसी आदमी से मिला था जिसने मुझे जोकर वाला कार्ड दिया। तुमने भी मुझे उस दुनिया के बारे में बताया था जहाँ से हम दोनों बाहर निकले थे, और वही आदमी मुझे वैसा ही कुछ बता रहा था। और शायद हो सकता है कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा उसी दुनिया में हो। मुझे पता है सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे मैं अपनी पत्नी को जिंदा वापस ला सकूं? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मेरी मदद करो। एन कहती है जब किसी इंसान की धड़कन रुक जाती है तो फिर उसे चालू करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय होता है, और उन 2 मिनटों में वही लोग उस दुनिया में पहुंच जाते हैं। हमने जो महसूस किया था वो वही दुनिया थी। अगर तुम वहां जाओ और 2 मिनट के अंदर अपनी पत्नी को ला सको तो तुम्हारी पत्नी बच सकती है। अरिसु पूछता है सिर्फ 2 मिनट? एन कहती है जब हम वहां पर गए थे तो हमें ऐसा लगा था हमने लंबा समय बिताया, पर असल में हमारी धड़कन केवल 1 मिनट के लिए रुकी थी। इस दुनिया में जो कुछ होगा और उस दुनिया में जो हम महसूस करते हैं दोनों काफी अलग है। इसलिए भले ही तुम्हें वहां 2 मिनट कम लगे, पर वहां पहुंचकर तुम्हें भयानक लड़ाई करनी पड़ेगी। अरिसु कहता है अगर मैं वहां फंस गया तो? एन कहती है तो तुम मर जाओगे और मुझे जेल जाना पड़ेगा। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है। पता चलता है कि उसागी को दिल का दौरा पड़ा है। इसके बाद अरिसु अपना मन को पक्का कर लेता है और वो उसी दुनिया में जाकर अपनी पत्नी को वापस लाने का सोचता है। एन तुरंत एक दवा निकालती और कहती है ये वही ड्रग्स है जिससे तुम्हारी दिल की धड़कन रुक जाएगी, फिर तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट होंगे। एन अरिसु को इंजेक्शन लगाती है। अरिसु कुछ नहीं महसूस कर पा रहा था। वो डर रहा था कि कहीं 2 मिनट ऐसे ही निकल न जाएं। तभी वो देखता है घड़ी रुक चुकी होती है और एन वहां से गायब हो गई थी। जैसे ही अरिसु बाहर निकलता है वो देखता है कि पूरी बिल्डिंग खाली है। सामने इंस्ट्रक्शन लिखे थे साउथ ईस्ट की ओर 15 किलोमीटर जाओ, वहीं गेम शुरू होगा। अरिसु जैसे ही बाहर निकलता है वहां किसी इंसान के नामो निशान नहीं थे, मतलब कि आखिरकार वो बॉर्डर लैंड पहुंच चुका था। कुछ समय के बाद गेम एरिना तक वो पहुंच जाता है जो एक मंदिर जैसा था। दरवाजा खुलते ही अंदर काफी सारे प्लेयर्स खड़े होते हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहाँ कई सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। अब वहाँ सब लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ कौन सा गेम होने वाला है और बाकी सारे लोग कहाँ गायब हो गए। एक नशेड़ी आदमी कहता है लगता है आज कुछ ज्यादा ही हो गया मेरा। तभी अनाउंसर अनाउंस करती है कि गेम शुरू होने वाला है। गेम का नाम है सेक्रेड फॉर्च्यून्स। नियम यह है कि किस्मत के 10 पर्चे निकाले जाएंगे और आपको अपनी किस्मत आजमानी होगी। जब प्लेयर्स किस्मत के पर्चे को सुलझा लेंगे तब वो बचेंगे और एक खिलाड़ी सिर्फ एक बार एक पर्चा निकाल सकता है। सब लोग सोचने लगते हैं अगर वो हार गए तो मर जाएंगे क्या। दूसरी लड़की हंसकर कहती है ऐसा थोड़ी होगा। नशेड़ी आदमी आगे बढ़ता है और सामने रखे डब्बे को हिलाकर एक नंबर निकालता है 17। वो बॉक्स खोलता है। पर्चे में लिखा होता है तुम जो भी करोगे अच्छा करोगे। ये देखकर अरिसु कहता है शायद अगर पर्चे में कुछ अच्छा लिखा हो तो प्लेयर्स को कुछ नहीं होता, इसलिए अभी तक कुछ हुआ नहीं था। इसके बाद एक लड़की आगे जाती है, उसका नंबर 21 आता है। बॉक्स में उसके लिए भी एक पॉजिटिव मैसेज होता है, साथ ही एक मैथ का सवाल भी। सब उसकी मदद करते हैं पर लास्ट में वो गलत जवाब दे देती है। वो कहती है आंसर होगा 18 जबकि सही जवाब था 15। अनाउंसर फिर बताती है कि सही और गलत जवाब में जितना फर्क होगा उतने ही फायर एरोस चलाए जाएंगे, मतलब कि 3 एरोस गिरने वाले थे। पहला तो उस लड़की के गले में घुसता है, 2 सामने खड़े आदमी के शरीर में, और ये देखकर सारे प्लेयर्स भागने लगते हैं। ये देखकर एक प्लेयर भागने की कोशिश करता है पर वो भी मर जाता है। डर के मारे सारे प्लेयर्स खेलना जारी रखते हैं। पर्चा निकालने पर सबको पर्चे
पहले सुलझाने होते हैं। एक औरत गलत जवाब देती है और धीरे धीरे फायर एरोज निकलने लगते हैं। रास्ते में जो भी आता है उसे तीर लगते हैं, भले ही उसने गलत जवाब ना दिया हो। ऐसे ऐसे सब लोग एक एक कर अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही तीर उन पर बरसते हैं तो एक के बजाय कई प्लेयर्स मारे जा रहे थे। जिसने गलत जवाब दिया अगर वो छुप जाए और तीर उसे ना लगे तो वो बच भी सकता है। अरीसू अपने चारों तरफ देखकर याद करता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है। 9वें राउंड की शुरुआत होती है और एक लड़की सामने जाकर गलत जवाब दे देती है। सवाल था, करेक्ट आंसर था 450, लेकिन वो जवाब देती है 2, मतलब के अब उनके ऊपर 448 तीर बरसाए जाते हैं। गलत जवाब देने वाली लड़की तो छिप जाती है लेकिन कई सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं। एक तीर एक लड़की के पैर में घुस जाता है। नशेड़ी आदमी उसके पैर से तीर निकालता है और उसके पैर पे कपड़ा बांध देता है। अरीसू 10वें राउंड के लिए आगे बढ़ता है। एक पर्चे में लिखा होता है, एक सवाल, इस वक्त दुनिया की जनसंख्या क्या है, मतलब पॉपुलेशन क्या है। एक लड़की कहती है प्रेजेंट में पॉपुलेशन 7.9 बिलियन है। अरीसू जवाब देता है 7.9 बिलियन, लेकिन सही जवाब था 8 बिलियन, मतलब के 100 मिलियन का गैप हो गया। अब वो लोग सोचने लगते हैं क्या उनके ऊपर 100 मिलियन तीर बरसाए जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। तभी दूर से गड़गड़ाहट जैसी आवाज आती है और सब घबराने लगते हैं। अचानक अरीसू अपनी पर्ची पर डायरेक्शन लिखा हुआ देखता है और उसे लगता है शायद यही तरीका है जिससे वो लोग बच सकते हैं। जिनकी पर्चियों पर जो डायरेक्शन लिखा था उसी दिशा से तीर आते हैं। सभी अपनी अपनी पर्चियां दिखाने लगते हैं और उनको समझ आता है कि उन्हें नॉर्थ वेस्ट में जाकर छुप जाना चाहिए। वो लोग तुरंत उत्तर पश्चिम की ओर चल पड़ते हैं लेकिन वहाँ लेजर लगे होते हैं, अगर वो उन्हें पार करेंगे तो मर जाएंगे। अरीसू कहता है, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैंने देखा कि मंदिर की सीढ़ियाँ काफी ऊंची थी, मतलब कि मंदिर के नीचे जरूर कोई जगह होगी। उन्हें नीचे जाने की जगह मिल जाती है। पत्थर हटाने की कोशिश करने पर वो लोग देखते हैं कि सैकड़ों मिलियन तीर उनके ऊपर बरसते हैं। समय रहते कुछ लोग अंदर पहुंच जाते हैं पर कई लोग मारे जाते हैं। अरीसू और साथ के कुछ लोग जिंदा बच जाते हैं और वहीं पर ये गेम क्लियर हो जाता है। वो आगे बढ़ते हैं और बाहर जाने का रास्ता उन्हें मिलता है। बताया जाता है कि यहाँ से 17 किलोमीटर दूर एक और गेम शुरू होने वाला है। एक लड़की सोचती है कि अगर हम ये गेम ना खेले तो क्या होगा। अरीसू कहता है, अगर तुम ये गेम ना खेलो तो भी मर जाओगी। तभी वहाँ जोकर कार्ड उड़ते हुए नजर आता है और वो कार्ड हर प्लेयर के पास था। अरीसू और बाकी प्लेयर हैरान हो जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि वो सभी लोग पहले भी बॉर्डरलैंड आ चुके थे। बाद में असली दुनिया में हम नशेड़ी आदमी को देखते हैं जो अपने लिए ड्रग्स खरीदता है और उसे वही जोकर कार्ड दिया जाता है। जो उसे ये दे रहा था वो सुनातो था। फिर हम गेम दुनिया में वापस आते हैं। सभी लोग शॉपिंग मॉल में जमकर शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि अब तो उन्हें पैसे देने की जरूरत भी नहीं। सब आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और अपनी जिंदगी के कुछ पल शेयर कर रहे होते हैं। बातों के दरमियान पता चलता है कि सुनातो ने सभी को जोकर कार्ड दिए थे क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई मुश्किल चल रही थी। वहाँ पर एक और आदमी होता है काला कोट पहना हुआ जिसके गले में सोने का चैन होता है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता। एक लड़का अरीसू से पूछता है, जब तुम पहले यहाँ आए थे क्या तुम जिंदा यहाँ से निकल पाए थे। अरीसू कहता है हाँ, और वो अपना रिंग देखता है। अगली सुबह सभी लोग अपने गेम के लिए निकलते हैं। नशेड़ी आदमी को यकीन नहीं होता कि अरीसू अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए इस दुनिया में आ गया। एक औरत कहती है, तुम प्यार की ताकत क्या समझोगे। तभी काले कपड़े वाला आदमी कहता है, अगले गेम में हम सब मरेंगे, पर वो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। शाम तक वो सभी लोग अपने गेम तक पहुंच जाते हैं। वो जगह असल में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है। अंदर जाकर वो लोग नए 8 प्लेयर देखते हैं। गेम का नाम है ज़ॉम्बी हंट। इस गेम में हर खिलाड़ी को ताश के 7 पत्ते मिलेंगे। जब खिलाड़ी आमने सामने होंगे तब इन पत्तों का इस्तेमाल होगा और इस गेम को खेलने के लिए बिल्डिंग में कई जगह टेबल्स लगाए गए हैं। लास्ट में जिसके पास सबसे ज्यादा अंक वाले पत्ते होंगे वो गेम जीत जाएगा। सभी सोचते हैं कि पर इसमें ज़ॉम्बी कहाँ है। बताया जाता है कि इस गेम में 3 स्पेशल कार्ड्स दिए गए हैं। पहला ज़ॉम्बी का पत्ता, यह सिर्फ एक ही खिलाड़ी को मिलेगा और ये सबसे बड़ा पत्ता होगा। इसे पाते ही खिलाड़ी को तुरंत जीत मिल जाएगी और हारने वाला खिलाड़ी ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो जाएगा। ज़ॉम्बी पत्ता लूजर को मिलेगा। ज़ॉम्बी पत्ते को रोकने के लिए शॉटगन कार्ड है जिससे ज़ॉम्बीज को मारा जा सकता है। तीसरा कार्ड वैक्सीन का पत्ता है। ये केवल कुछ ही खिलाड़ियों को मिलेगा। इसे खेलते ही सामने वाले का ज़ॉम्बी वाला पत्ता रद्द हो जाएगा और वो फिर से इंसान बन जाएगा, लेकिन वैक्सीन को खुद पर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। गेम 20 राउंड्स का होगा। अगर 20 राउंड्स के दौरान किसी के पास नंबर कार्ड खत्म हो गया तो उसका वहीं गेम ओवर हो जाएगा, चाहे वो ज़ॉम्बी हो या इंसान। जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर होगा वो जीत जाएगा। यहाँ मौजूद प्लेयर्स की तरह और भी 4 तरह की टीमें थी। गेम शुरू होता है। सभी को सामने वाली टेबल से एक एक पत्ता उठाने के लिए कहा जाता है। पहला राउंड शुरू होता है और सारे खिलाड़ी एक दूसरे को छूकर अपनी अपनी टीम बना लेते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं। अब गेम शुरू होता है।
सभी लोग इसी तरह गेम खेलते रहते हैं और उनका एक ही मकसद होता है ज़ॉम्बी कार्ड को बढ़ने से रोकना। मगर सवाल यह है कि हर एक टीम में एक ज़ॉम्बी कार्ड तो होगा ही। अरीसू कहता है कि अगर किसी के पास ज़ॉम्बी कार्ड हुआ तो वो किसी को बताएगा नहीं, क्योंकि अगर वो बताया तो कोई भी शॉटगन कार्ड उस पर इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा राउंड शुरू होता है। दूसरी तरफ से नए प्लेयर्स आते हैं और वो अरीसू को छूकर अपना ओपोनेंट बना लेते हैं। अरीसू अपनी टीम के साथ बातें करता है कि उन्हें किस तरह वैक्सीन कार्ड ढूंढना होगा। उनकी टीम में किसी के पास भी वैक्सीन कार्ड नहीं था, मतलब कि वो कार्ड दूसरे खिलाड़ियों के पास तो जरूर होगा। अरीसू नए प्लेयर्स पर नजर रखता है और वहाँ उसे उसागी नजर आती है, पर वो बस उसागी जैसी दिखने वाली एक लड़की थी। उसके बाद उसे एक नया ओपोनेंट मिलता है। अरीसू उसे पूछता है, क्या तुम उसागी नाम की लड़की को जानते हो? उसके छोटे बाल हैं और वो 5 फुट 3 इंच की है। दूसरा लड़का कहता है, यहाँ तो कई औरतें हैं। वो आगे बताता है कि जोकर वाला राउंड एक तरह का टूर्नामेंट जैसा होगा। हो सकता है कि तुम अपनी लड़की को वहीं ढूंढ लो, पर शायद गेम जीतने के लिए तुम्हें उसे मारना पड़े। अरीसू ये बात अपनी टीम को बताता है और कहता है, टूर्नामेंट खत्म होते होते कुछ ही प्लेयर्स बचेंगे और फिर इस गेम को जीतने और सरवाइव करने के लिए एक दूसरे को मारना पड़ेगा। एक लड़की ये सुनकर घबरा जाती है। अगला राउंड शुरू होता है और एक लड़की अरीसू को छूकर अपना ओपोनेंट बना लेती है। अरीसू से कहता है, क्या तुम ज़ॉम्बी कार्ड से इन्फेक्टेड हो? क्योंकि तुम मुझसे नजरें चुरा रही हो। तुम शुरुआत से इसी लड़की के साथ खेल रही थी, पर आखिर में तुमने मुझे चुना। तुमने जरूर उसे इन्फेक्ट किया होगा और तुम मुझे इन्फेक्ट करने के लिए आ गई हो, क्योंकि तुम जानती हो कि जिंदा रहने के लिए सबको ज़ॉम्बी बनाना जरूरी है। अरीसू कहता है कि ज़ॉम्बी बनना खतरनाक है, तुम्हें गोली मार दी जाएगी, मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। पत्ते दिखाने का समय आता है तो शुक्र है कि उस लड़की ने अरीसू को ज़ॉम्बी में नहीं बदला। अरीसू 2 लड़कियों को अपनी टीम के पास ले जाता है जो पहले से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अब उन्हें वैक्सीन कार्ड ढूंढना होगा, लेकिन काले कोट वाला आदमी कहता है कि इन्हें शूट कर दो, यही सही होगा। एक लड़की आगे आकर कहती है कि एक दूसरे को मारने के बिना भी ज़ॉम्बी बनने से रोका जा सकता है। नशेड़ी आदमी कहता है, उसकी बात मत करो, वो हमारी टीम की नहीं है। हरे बालों वाली लड़की बोलती है कि हम सब मिलकर एक टीम बनाएंगे और अगर कोई ज़ॉम्बी बन गया तो उसे वैक्सीन कार्ड से ठीक कर देंगे। ठीक होने के बाद हम उसे पूछेंगे कि उसे ज़ॉम्बी के पत्ते किससे मिले थे, फिर हम उसे गोली मारने की धमकी देंगे ताकि वो हमारी टीम में न आए और हम ज़ॉम्बी से सुरक्षित रहें। किसी को फिलहाल उस लड़की की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। पूछा जा रहा था कि आखिर इस पर भरोसा क्यों करे, तो लड़की कहती है कि अगर हम उन्हें ये बता दें कि ज़ॉम्बी को ठीक करने के लिए हमारे पास वैक्सीन कार्ड है तो वो हम पर भरोसा करेंगे और हम सुरक्षित रहेंगे। इस तरह हमारे खिलाड़ी बचे रहेंगे और हम गेम जीत सकते हैं। उस लड़की का नाम रे था। उसके पास सचमुच ज़ॉम्बी और वैक्सीन दोनों कार्ड था। अब अरीसू यही आइडिया बाकी टीमों को भी देने लगता है और बहुत से लोग उसकी टीम में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी गलती से ज़ॉम्बी बनकर गोली नहीं खाना चाहता। जिनके पास नंबर कार्ड है वो गेम खेलते रहते हैं और जानबूझकर हारते रहते हैं ताकि वो लोग आपस में ही खेलते रहें। जो लोग ज़ॉम्बी कार्ड वाले होते हैं उन्हें ज़ॉम्बी के साथ ही खेलना होगा ताकि ज़ॉम्बी की तादाद ना बढ़े और वैक्सीन वाले कार्ड की संख्या भी बढ़े। अरीसू चुपचाप कुछ लोगों की बातें सुन रहा था। एक लड़का कहता है कि अगर कोई ज़ॉम्बी बन गया तो उसे यूं ही छोड़ा नहीं जा सकता, उसे मारना बहुत जरूरी है। तब एक आदमी आता है जो पहले ज़ॉम्बी बन चुका था। कुछ प्लेयर्स जो ज़ॉम्बी बन चुके थे उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया था। एक लड़का उसे पूछता है, तुम्हें याद है तुम्हें ज़ॉम्बी किसने बनाया? वो आदमी कहता है हाँ। इसके बाद काले कोट वाला आदमी उस प्लेयर से खेलता है जिसके पास ज़ॉम्बी कार्ड है और वो अपना शॉटगन कार्ड निकालता है जिससे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी मर जाता है। जब वो वापस आता है तो उसके चेहरे पर खून लगा होता है और सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। वो आदमी कहता है कि इतना क्या देख रहे हो तुम लोग, ये बस गेम था। इसके बाद वो लोग मिलकर वायलेंस वाला रास्ता अपनाते हैं। ज़ॉम्बी प्लेयर्स को ढूंढकर वो लोग उससे वादा करते हैं कि मुझे उस प्लेयर के बारे में बताओ जिसने तुम्हें ज़ॉम्बी कार्ड से इन्फेक्ट किया, मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा। अरीसू डरा हुआ है क्योंकि मामला हाथ से निकलता जा रहा था, लेकिन रे कहती है कि उसका प्लान काम करेगा, तुम बस इंतजार करो। अरीसू कहता है कि अगर हम नहीं रुके तो ज़ॉम्बी ग्रुप कभी नहीं रुकेगा। रे हंसते हुए कहती है, खेल तो अभी शुरू ही हुआ है। अरीसू के टीम का चश्मिश वाला खिलाड़ी ज़ॉम्बी बन गया था और वो बहुत डरा हुआ था। सब लोग समझते हैं और प्लान बनाते हैं कि जिसने उसे ज़ॉम्बी बनाया है उसे भी गोली मार दी जाए। एक छोटे लड़के को ये काम सौंपा जाता है। तभी अरीसू सामने आकर उस छोटे लड़के का बचाव करता है। तभी दूसरा लड़का कहता है, शायद तुम पहले भी इस गेम में आ चुके हो, तो बताओ क्या तुमने कभी पहले किसी को नहीं मारा? अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो दूसरों को तो मारना पड़ेगा। वो अरीसू के पेट पर मुक्का मारता है और कहता है, अगर उस लड़के ने ज़ॉम्बी को नहीं मारा तो यह चश्मिश लड़का
मारा जाएगा। मजबूरी में वो लड़का शॉटगन कार्ड निकाल देता है और ज़ॉम्बी प्लेयर मर जाता है। लड़का सदमे में आ जाता है और खून देखकर उसे पुराने फ्लैशबैक्स याद आते हैं। अभी 4 राउंड और बाकी थे और सामने उसका नया ओपोनेंट दिखाई देता है। वो लड़का वापस आता है और दूसरा लड़का उसकी तारीफ करता है कि उसने जो किया सही किया। अब सबको समझ आता है कि नोबू ज़ॉम्बी बन चुका है। कई प्लेयर्स अपनी अपनी हालात छुपाने लगते हैं कि वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं। नशेड़ी आदमी की भी हालत खराब हो रही थी, पर वो कहता है डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। एक औरत कहती है शायद बस ड्रग्स नहीं मिले हैं इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है। फिर सब रे पर इल्जाम लगाने लगते हैं, कहते हैं कि शायद वो यहाँ पर सब पर नजर रखने के लिए आई थी, शायद वो भी ज़ॉम्बी है। कुछ का मानना है कि ये रे का प्लान था ताकि हम सब ज़ॉम्बी बन जाएं। तभी वो लोग नया प्लान बनाते हैं कि अब जो भी ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड होगा उसे वो मार डालेंगे। चश्मिश वाला खिलाड़ी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन उसे रे देखती है और वो लड़का उससे कहता है क्या तुम मुझे वैक्सीन से ठीक कर सकती हो। तभी बाकी लड़के आकर उसे पीटने लगते हैं। अनाउंसर बताती है कि अभी भी और 3 राउंड बाकी हैं, सब अपने अपने ओपोनेंट ढूंढ लें। एक शैतान लड़का रे को छूकर अपना ओपोनेंट बना लेता है। अरिसू नोबू के साथ गेम खेलता है और नोबू ज़ॉम्बी कार्ड निकालने वाला था, पर अरिसू उसे रोक लेता है। अरिसू कहता है कि मुझे पता है तुम ज़ॉम्बी हो, पर डरो मत और वैसा ही करो जैसे मैं कह रहा हूँ। रे उस लड़के से कहती है कि ज़ॉम्बी की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि अब ज़ॉम्बी बनना ज्यादा फायदेमंद लग रहा है। पहले सिर्फ 4 ज़ॉम्बी थे और अब 3 राउंड बाकी हैं। ज़ॉम्बीज बनकर ही हम जिंदा रह सकते हैं। रे उसे कहती है कि अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम आखिर तक जिंदा रह पाओगे? बेहतर यही होगा कि तुम मेरी बात मान लो, ज़ॉम्बी बन जाओ मेरी तरह और जिंदा रहो। चश्मिश वाले खिलाड़ी के साथ जो लड़का था वो अपना शॉटगन कार्ड निकालता है और चश्मिश वाला लड़का मारा जाता है। वहीं रे के साथ जो लड़का था वो भी शॉटगन कार्ड निकालता है, पर अरिसू अपने लड़के को संभाल लेता है। रे के साथ खेलने के बाद वो लड़का वापस आता है और सबको बताता है कि उस लड़की ने मुझे बेवकूफ बनाया। जिसके बाद अरिसू रे को ढूंढने के लिए आता है और उसे टेबल पर पड़ा हुआ देखता है। उसे लगता है उस लड़के ने उसे गोली मार दिया होगा, पर वो जिंदा थी, यानी कि वो ज़ॉम्बी नहीं थी। अरिसू और रे एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, लेकिन अचानक अरिसू रे को इन्फेक्टेड कर देता है, यानी कि अरिसू इतने समय से ज़ॉम्बी था। रे ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो इतनी सफाई से झूठ बोल रहा था। अब रे खुद ज़ॉम्बी बन चुकी थी। रे कहती है इतने समय से मुझे लग रहा था कि इंसान की हैवानियत जीत जाएगी, लेकिन तुम्हारे साथ खेलने के बाद मुझे शायद यकीन हो गया है कि हम ज़ॉम्बीज भी जीत सकते हैं। इसके बाद फाइनल राउंड शुरू होता है। रे अरिसू से पूछती है तुम कितने समय से ज़ॉम्बी बने हुए थे? अरिसू कहता है गेम के शुरुआत से। फिर वो चला जाता है और रे तो अब अरिसू की दीवानी हो चुकी थी। अरिसू अपनी टीम से मिलता है और पता चलता है कि सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और वो लोग छुपे हुए थे। अरिसू नशेड़ी आदमी को भी अगले राउंड में ज़ॉम्बी बना देता है, जिससे वो डर कर चिल्लाने लगता है, लेकिन अरिसू उसे शांत करता है और कहता है मुझ पर भरोसा रखो। नोबू काला कोट वाला आदमी को भी ज़ॉम्बी बना देता है और नोबू उसे कहता है कि ज्यादा डरो मत, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अब आखिरी राउंड खत्म होता है। ज़ॉम्बी की संख्या 32 और इंसानों की संख्या 13 थी, यानी कि ज़ॉम्बीज इस गेम को जीत जाते हैं। अरिसू और उसकी टीम जो ज़ॉम्बी बने हुए थे वो जिंदा रहते हैं और बाकी जो इंसान बने हुए थे वो मारे जाते हैं। जिंदा बचे लोगों में खुशी की लहर दौड़ उठती है। अरिसू अपनी टीम के साथ निकलता है और वो रे को भी अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। वो अगले इंस्ट्रक्शन के पास पहुंचते हैं। अगला गेम यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। रात में सभी लोग थोड़ी देर आराम करते हैं और नोबू ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि गेम में जितने लोग मारे गए थे वो तो गेम का हिस्सा थे। कुछ औरतें अरिसू को देखती है जो अभी तक सोया भी नहीं था। एक औरत कहती है शायद वो अपनी पत्नी को याद कर रहा है। दूसरी औरत कहती है कभी कभी उसे देखकर मुझे जलन होती है, क्योंकि मेरा पति तो मुझे मारता पीटता है। अरिसू आसमान में तारों को देख रहा था और उसी दुनिया में कहीं उसागी भी आसमान में तारों को देख रही थी। फ्लैशबैक में दिखता है जब वो आखिरी बार अरिसू को कॉल कर रही थी तो वो एक बिल्डिंग के छत पर थी और वहीं से वो अपने पिता को देखती है जो किनारे पर खड़े थे। अपने पिता को बचाने के लिए वो भी उनके पीछे दौड़ पड़ती है। उसागी से मिलने के लिए मात्सुयामा आता है और इसके बाद हम एक और गेम देखते हैं जहां खतरनाक लेजर्स प्लेयर्स को काट रहे होते हैं। खिलाड़ी खुद को जिंदा बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। उसागी कई खिलाड़ियों की मदद करती है। मात्सुयामा अपनी व्हीलचेयर से गिर जाता है। उसागी उसे उठाकर व्हीलचेयर पर बैठाती है और उसकी मदद करती है। आखिर में वहां से 4 लोग जिंदा निकलते हैं, उसागी, मात्सुयामा और 2 लड़कियां। रास्ते में चलते हुए वो लोग आपस में बातें करते हैं और एक लड़की कहती है कि वो उसागी को जानती है और उसके पिता को भी। वो कहती है तुम्हारे पिता की फोटो मैंने मैगजीन में देखी थी। फिर वो दोनों औरतें अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और उसागी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे पिता के बारे में क्या बोलते हैं और शायद तुम ना होते तो मैं यहाँ आने के बारे में कभी नहीं सोचती।
मात्सुयामा कहता है, मैं भी यहाँ काफी समय से आना चाहता था, बस यहाँ की चीजों का एक्सपीरियंस लेने के लिए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मात्सुयामा सेमिनार में होने वाले गेम को जीत लेता है। तभी उसके सामने सुनातो नजर आता है जो कहता है, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे जैसे लोगों को ढूंढने में बिताई है। तुम्हारे जैसे नागरिक और तुम्हारे जो क्वालिटीज हैं वो हमारी दुनिया के लिए बेस्ट हैं। बस तुम्हें मेरा काम करना होगा। एक लड़की है जिसे तुम्हें इस दुनिया में लाना होगा, बदले में तुम गेम वाले दुनिया में रह सकते हो। मुझे पता है कि तुम मौत की दुनिया देखना चाहते हो जो जीवन और मृत्यु के बीच में है, तो क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? मात्सुयामा पूछता है, अगर मैं उस लड़की को ले आऊं तो मुझे जो चाहिए क्या वो मुझे मिलेगा? सुनातो कहता है, बिल्कुल, बस उस लड़की को ढूंढो। उसके दिल में उसके पिता बसते हैं, तुम उसे बुलाओ तो वो जरूर आएगी और उसे ये दवाई देना। यहाँ बॉर्डरलैंड में सुनातो याबा से बात करता है और कहता है कि अरिसु भी यहाँ पहुंच चुका है। सुनातो को यह भी पता है कि मात्सुयामा के अंदर उसागी के लिए जज्बात बढ़ रहे हैं। मात्सुयामा और उसागी अगले गेम के लिए सबवे पहुंचते हैं। वहां अनाउंस किया जाता है कि गेम शुरू होने वाला है। एक ट्रेन आती है और सभी लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। गेम ट्रेन के अंदर ही होने वाला था। वहीं स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि ये ट्रेन बिना ड्राइवर के चल रही है। बताया जाता है कि अगर आप जिस बोगी में हैं, जो कि लास्ट है, वहां से इंजन तक पहुंच जाएं और ट्रेन को रोक ले तो आप बच जाएंगे। जब प्लेयर्स अगली बोगी में जाएं तो दरवाजा बंद होने के 30 सेकंड बाद वहां ऑक्सीजन रिलीज होगी या फिर जहरीली गैस। ये जहरीली गैस उस बोगी को छोड़कर बाकी 8 बोगीज में 4 में रिलीज होगी। उन्हें चुनना होगा कि वो मास्क लगाएंगे या नहीं, और उन्हें 5 कैनिस्टर भी मिलेगा जिसमें जहरीली गैस को न्यूट्रलाइज करने का केमिकल है। प्लेयर जिस बोगी में जाएंगे वहां से वो वापस नहीं आ सकते। इसके बाद सभी प्लेयर्स को गैस मास्क और हाथ पर कैनिस्टर लगाने के लिए कहा जाता है। फिर गेम शुरू होता है। उन्हें अगली बोगी में जाने को कहा जाता है जहां एक पिंजरे में एक चिड़िया कैद होती है। मात्सुयामा गैस मास्क पहन लेता है और उसे देखकर सभी लोग मास्क लगा लेते हैं। तभी बोगी में गैस छोड़ी जाती है। जैसे ही सभी लोग डरने लगते हैं वो देखते हैं चिड़िया जिंदा है, मतलब ये गैस जहरीली नहीं थी, यानी कि उन्होंने अपना एक कैनिस्टर बर्बाद कर दिया। अगली बोगी में जाने के बाद गैस रिलीज होती है, लेकिन देखते हैं कि चिड़िया मर चुकी थी। लोग खुश हो जाते हैं कि समय पर उन्होंने मास्क लगा लिया था और उनकी जान बच गई। अगली बोगी में लोग डिसाइड करते हैं कि वो मास्क नहीं पहनेंगे। गैस रिलीज होती है, लेकिन ये गैस जहरीली नहीं थी और वो बच जाते हैं। दरवाजा खुलता है ताकि गैस बाहर निकल सके। तभी उन्हें सामने एक और ट्रेन नजर आती है और वहां पर वही गेम चल रहा था जहां पहले लोग जहरीली गैस के कारण मर रहे थे। अगली बोगी में जाने के बाद मात्सुयामा सोचने लगते हैं कि गैस रखने के लिए कहीं तो कोई कंटेनर होना चाहिए। एक लड़का जो ट्रेन का काफी जानकार था वो कहता है, इस बोगी के ऊपर शायद पेंटोग्राफ नहीं है। पेंटोग्राफ वो चीज है जो ट्रेन के ऊपर लगी होती है और ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी देती है। पेंटोग्राफ नहीं होगी, मतलब कि बोगी के ऊपर इतनी जगह है कि वहां गैस वाला कंटेनर लगाया जा सके। इस कंटेनर के ऊपर पेंटोग्राफ नहीं था, मतलब हो सकता है कि जहरीली गैस वाला कंटेनर ऊपर लगाया गया हो, इसलिए वो लोग मास्क पहन लेते हैं। लेकिन कुछ लोग मास्क नहीं पहनते हैं कैनिस्टर वाला गैस बचाने के चक्कर में। फिर गैस रिलीज होती है, चिड़िया मर जाती है और जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उनका भी दम घुटने लगता है और वो तड़प तड़प कर मर जाते हैं। अब सभी अगली बोगी में पहुंचते हैं। अभी 4 बोगीज बाकी हैं और सभी के पास 2-2 कैनिस्टर बचे हुए हैं। फिर वो लड़का कहता है कि इस बोगी के ऊपर तो पेंटोग्राफ लगा हुआ है, मतलब गैस टैंक के लिए जगह नहीं होगी। गैस रिलीज होती है, चिड़िया जिंदा रहती है, मतलब ये सिर्फ ऑक्सीजन थी, जहरीली गैस नहीं। अगली बोगी में जाने के बाद वो लड़का घबरा कर कहता है, मैं इस ट्रेन को दूसरा मॉडल समझ लिया था। सब लोग गुस्से में उस पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि इतने समय तक वो लोग अपने किस्मत से बचते आ रहे थे। उसागी को देखकर सभी लोग अपना मास्क पहन लेते हैं, लेकिन ये गैस जहरीली नहीं होती, मतलब कि उनका एक और कैनिस्टर बर्बाद हो गया। अब ट्रेन के आगे बस 2 डिब्बे बचे हैं और उनके पास सिर्फ एक गैस का कैनिस्टर रह गया था। सब लोग डरे हुए हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि अब हम तो मर जाएंगे। एक लड़की जूरी यूसागी पर भड़क जाती है कि पता नहीं मैंने तुम पर भरोसा क्यों किया। फिर वही लड़का जिसे ट्रेन का काफी नॉलेज होता है वो कहने लगता है, हमने अभी अभी जिम्बोचो स्टेशन पार किया और अब वो जगह आने वाली है जहाँ 2 ट्रेनें मिलती हैं, मतलब अगर पहली वाली ट्रेन उसी स्पीड में चल रही है तो हम दोनों ट्रेनें फिर से साथ होंगे। उसागी सोचती है क्या बचने का यही तरीका है? उस ट्रेन में तो सारे प्लेयर्स मर चुके होंगे, दरवाजा खुला होगा, गैस भी निकल चुकी होगी, तो चलो ठीक है, कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ करके मरते हैं।
मात्सुयामा इस पागलपन भरे प्लान में शामिल होने का सोच लेता है, भले ही वो चल नहीं सकता पर जिंदा रहने के लिए लड़ने को तैयार है। बाकी सभी इस प्लान में शामिल होने को राजी हो जाते हैं और जैसा सोचा था पहली वाली ट्रेन सामने आ जाती है और धीरे धीरे कुछ लोग अपनी ट्रेन से दूसरी वाली ट्रेन में कूद जाते हैं, लेकिन 2 लोग खंबे से टकराकर मर जाते हैं। मात्सुयामा भी जोर लगाकर कूदता है और लोग उसे ऊपर खींच लेते हैं। मात्सुयामा उसागी को गले लगाता है और तभी सामने एक और ट्रेन आ जाती है। वहां पर भी वही गेम चल रहा था और उसागी वहां अरिसु को देखती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर ट्रेन अलग अलग टनल में चली जाती है और फिर दोनों बिछड़ जाते हैं। अरिसु वाली ट्रेन स्टॉप लाइन तक पहुंचने वाली थी और उन्हें अब ट्रेन को रोकनी थी। अरिसु गलती से एक्सेलरेटर दबा देता है जिससे कि उनकी ट्रेन और तेज हो जाती है और ट्रेन क्रैश हो जाती है। उसागी, मात्सुयामा और बाकी टीम लोगों को देखते हैं जो कि गेम से बच निकलते हैं। वो सभी एक हॉस्पिटल में आते हैं और उन सबको मात्सुयामा के लिए व्हील चेयर और बैसाखी मिल जाती है। सब मिलकर उसकी मदद करते हैं। अरिसु क्रैश में बहुत बुरी तरह घायल हो गया था और सब उसकी मदद करने का सोच रहे हैं और एक औरत नशेड़ी आदमी टेट्सो से कहती है इसकी हेल्प करो। दूसरी लड़की कहती है पहले तुमने मेरे जख्म ठीक किए थे, अरिसु की भी हेल्प करो। वो आदमी घबराते हुए अरिसु के गहरे जख्म पर टांके लगाने लगता है। उसागी ठीक से सो नहीं पा रही थी और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो मात्सुयामा उसे ही घूर रहा होता है। उसे भी नींद नहीं आ रही और वो कहने लगता है कि मुझे भी एक ही सपना बार बार आता है, मुझे मौत में बड़ा इंटरेस्ट आता है, शायद इसीलिए। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब मात्सुयामा चल सकता था और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। तभी एक लड़की यानो आकर कहने लगती है कि मैंने आपकी रिसर्च पढ़ी जो काफी एक्साइटिंग है, खासकर उस हिस्से की बात वो करती है जहां मौत के अनुभवों के बारे में लिखा गया था। मात्सुयामा मुस्कुराता है, कहता है कि शायद तुम पहली यूनिवर्सिटी में हो जिसने मेरी रिसर्च में दिलचस्पी दिखाई है। इसके बाद वो दोनों इसी तरह रिसर्च के बहाने एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। वो लड़की ये भी कहती है कि मैं भी मौत को अनुभव करना चाहती हूँ। दोनों मिलकर एक दवाई बनाते हैं लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में उन्हें अभी तक पता नहीं था। यानो मात्सुयामा को बहुत मनाती है कि उसे एक्सपेरिमेंट ये करना है और कुछ दिनों बाद मात्सुयामा आखिरकार यानो के शरीर में दवाई इंजेक्ट कर देता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन तभी यानो मर जाती है। मात्सुयामा घबरा जाता है और इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट के चक्कर में अपनी स्टूडेंट को मार दिया। न्यूज में यह भी दिखाया जाता है कि मात्सुयामा का एक कार एक्सीडेंट हुआ था और उनकी हालत ऐसी हो गई है कि अब उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती क्योंकि उनकी हालत बहुत नाजुक है। उसी हादसे के बाद से मात्सुयामा चल नहीं सकता था। ठीक होने के बाद वो यूनिवर्सिटी में दोबारा पढ़ाने लगा और मौत के बाद क्या होता है मतलब आफ्टर लाइफ के बारे में रिसर्च करने लगा। उसागी ये सच सुनकर कहती है कि तुम वापस जा सकते हो क्योंकि यहाँ रहोगे तो फंस जाओगे, हमें लौट जाना चाहिए। दूसरी तरफ अरिसु को होश आता है, सब लोग खुश हो जाते हैं और उसका पहला सवाल यही होता है कि अगला गेम कब शुरू होने वाला है। एक लड़की कहती है आज शाम को, लेकिन अरिसु की हालत अभी भी बहुत खराब थी। वो बाकियों से कहता है तुम लोग जाकर गेम खेलो, लेकिन अब कोई भी अरिसु को अकेला नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि पिछले गेम में सभी को उसने बचाया था। इसीलिए वो लोग एक मजबूत टीम है और एक टीम कभी अलग नहीं होती। इसके बाद अगले गेम का अरीना दिखाया जाता है जहां सेमीफाइनल खेला जाना था। जो इस गेम को जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। पहला गेम का नाम है टोक्यो बिंगो टावर। गेम शुरू होता है, उसागी और मात्सुयामा गेम में हिस्सा लेते हैं। गेम का नियम है कि उन्हें टोक्यो टावर पर चढ़कर बिंगो खेलना है। उन्हें टावर चढ़ना है, जगह जगह पर बजर्स को दबाना है और अपने बिंगो कार्ड पर सीधी, तिरछी और टेढ़ी लाइनें बनाकर गेम को पूरा करना है। अरिसु और उसकी टीम दूसरे गेम में पहुंचती है। उस गेम का नियम ये होता है कि टीन के डिब्बे को वापस लाकर उसे पैर से दबाना है और गेम को खत्म करना है। गेम शुरू होते ही काले कोट वाला आदमी कजुआ टीन के डिब्बे को किक मारता है जिससे कि वो डिब्बा ऊपर चला जाता है और अब सभी को उस डिब्बे को ढूंढना था। ऐसे 10 डिब्बे हैं, मतलब सिर्फ 10 लोग ही क्वालिफाई करेंगे। एक प्लेयर डिब्बे को उठा लेता है जिससे कि उसमें उल्टी गिनती चालू हो जाती है, मतलब कि वो डिब्बा असल में एक बॉम्ब भी है। लेकिन जल्दी के चक्कर में वो ऐसे रास्ते पर चला जाता है जहां जाना मना था और उसे तुरंत मार दिया जाता है। काला कोट वाला आदमी डिब्बा उठाता है और भागता है। वो डिब्बा एक औरत को पकड़ा देता है, लेकिन एक लड़का डिब्बा छीन लेता है और वो डिब्बा फट जाता है जिससे कोई क्वालिफाई नहीं हो पाता। सेकंड राउंड शुरू होता है, यानी दूसरा डिब्बा निकालते ही लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। एक लड़की शियोन उस डिब्बे नीचे अरिसु को देने वाली होती है, लेकिन तभी दूसरी टीम का एक लड़का अरिसु को धक्का दे देता है डिब्बे को पकड़ने के लिए, लेकिन डिब्बा गिरते ही ब्लास्ट हो जाता है और सेकंड राउंड भी खत्म। यहाँ पता चलता है कि डिब्बे को जोर से झटका लगने पर वो फट जाते हैं। तीसरे राउंड में तीसरे डिब्बे की बारी आती है और आखिर में अरिसु की टीम की एक औरत डिब्बे को सही जगह रख कर पैर से दबा देती है और ये राउंड
क्लियर हो जाता है। दूसरी तरफ बिंगो टावर वाले गेम में जब प्लेयर्स टावर चढ़ रहे होते हैं तो उन पर भारी चीजें गिराई जाती है जिससे कि कुछ प्लेयर्स गिरकर मर जाते हैं। उसागी एक डरी हुई प्लेयर हिमारी की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन तभी कोई उन पर चीजें गिराने लगता है जिससे कि हिमारी गिरकर लटक जाती है। उसागी उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिर में हिमारी गिरकर मर जाती है। इधर डिब्बे वाले गेम में शियोन डिब्बे को लेकर भागती है, लेकिन एलिवेटर पर एक लड़का उसे डिब्बा छीनने की कोशिश करता है और हाथ से डिब्बा गिर जाता है और डिब्बा वहीं फट जाता है जिससे शियोन मर जाती है। टीम के मेंबर्स काफी इमोशनल हो जाते हैं। टावर वाले गेम में उसागी जैसे ही एक बजर दबाती है फिर ऊपर से भारी चीजें गिरने लगती हैं जिससे कुछ प्लेयर्स बेकाबू होकर नीचे गिर जाते हैं। उसागी भी अपनी जगह से फिसल जाती है, लेकिन मात्सुयामा उसे बचा लेता है। इधर डिब्बे वाले गेम में 5वां राउंड शुरू होता है। री डिब्बे को पैर से दबाकर राउंड क्लियर कर लेती है। अगला राउंड नशेड़ी आदमी टेट्सो क्लियर कर लेता है। 7वें राउंड में नोबू राउंड क्लियर कर लेता है। अगले राउंड में अरिसु की टीम की एक लड़की डिब्बे को लेकर गेम क्लियर करने की कोशिश करती है, लेकिन ओपोनेंट टीम के प्लेयर उसे पकड़ लेते हैं और डिब्बा वहीं फट जाता है और वो लड़की मर जाती है। अब सिर्फ 2 डिब्बे बचे हुए थे। टावर वाले गेम में वो लड़का जो ट्रेन के बारे में सब कुछ जानता था वो भी गिरकर मर जाता है। अरिसु गेम क्लियर करने वाला होता है और काजुआ बाकी प्लेयर्स को रोक कर रखता है और उसकी मदद से आखिरकार अरिसु गेम क्लियर कर लेता है। काजुआ अरिसु से कहता है, मेरा और तुम्हारा हिसाब बराबर, फिक्र मत करो, मैं अगले राउंड में जीत जाऊंगा। आखिरी राउंड शुरू होता है। अरिसु और उसकी टीम के ज्यादातर प्लेयर्स गेम क्लियर कर चुके थे। काजुआ किसी तरह सभी को धक्का देकर डिब्बा उठा लेता है, मगर आखिरी समय पर लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे जमकर पीटते हैं। एक लड़का टूटा हुआ कांच उठाकर उसके पेट में घुसा देता है, लेकिन फिर भी काजुआ किसी हीरो की तरह खड़ा होता है और सभी लोगों से लड़कर डिब्बे को जगह पर लगाने के लिए जाता है, लेकिन टाइम खत्म हो जाता है और सारे प्लेयर्स को लेकर वहीं धमाके में काजुआ मर जाता है। टावर गेम वाले में उसागी टॉप पर चढ़कर बजर दबा देती है जिससे उनका बिंगो कंप्लीट हो जाता है। मतलब इस गेम में उसागी की टीम जीत गई। गेम खत्म होने के बाद मात्सुयामा सुनातो से मिलने के लिए जाता है। सुनातो मात्सुयामा को बताता है कि अगला गेम आखिरी होने वाला है, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अरिसु इस दुनिया में ही रहे। मात्सुयामा पूछता है, एक आदमी के लिए इतना कुछ क्यों? सुनातो कहता है, क्योंकि अरिसु इस दुनिया के लिए एकदम परफेक्ट है। मात्सुयामा उसे पूछता है, तुम हो कौन? क्या तुम जोकर हो? सुनातो हंसने लगता है और उसे कहता है, तुम बस उस बात पर ध्यान दो जो मैंने तुमसे कहा करने के लिए। वो मात्सुयामा को बंदूक देता है, कहता है, तुम्हें उसागी को मारना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद अरिसु को मजबूरी में इसी दुनिया में रहना पड़ेगा और तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। मात्सुयामा बंदूक लेकर वहां से चला जाता है। याबा सुनातो से आकर पूछता है, तुम लोगों के जज्बातों से खेल रहे हो। सुनातो कहने लगता है कि इस दुनिया में कोई अच्छा खिलाड़ी बचा ही नहीं, अगर कोई अच्छा प्लेयर हो तभी तो इस दुनिया में जीने का मजा आएगा। याबा कहता है, ये तुमने सही कहा। अगली सुबह अरिसु और बाकी बची टीम शिबुया क्रॉसिंग पर पहुंचती है। वहां उन्हें अगले गेम के बारे में इंस्ट्रक्शन दिखता है। उन्हें समझ आता है कि अगला और फाइनल गेम यही होने वाला है। अरिसु जैसे ही सीढ़ी चढ़कर ऊपर आता है वो देखता है वो तो असली दुनिया में आ गया था। अरिसु ही नहीं, उसके टीम के सारे प्लेयर्स असली दुनिया में पहुंच गए थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये सब तो बस स्क्रीन है। अरिसु स्क्रीन में खुद को देखता है और सारे प्लेयर्स वहां खुद को देखते हैं। सब खुद का पीछा करने लगते हैं। अरिसु और वो लोग एक दरवाजे के अंदर आते हैं। अंदर में बाजार वाला वीडियो स्क्रीन चल रहा होता है। सबके अंदर आते ही दरवाजा बंद हो जाता है और गायब हो जाता है, जैसे वहाँ दरवाजा था ही नहीं। अरिसु खुद को देखता है जो अपने घर पहुंचता है। दरवाजा बंद होते ही वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है। अंदर जाते ही वो खुद को देखता है जो अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। ये वो पल था जो अभी तक आया ही नहीं था। इतने में वहां पर उसागी भी आ जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर गले लगा लेते हैं। अरिसु कहता है, हमें वापस घर जाना चाहिए। बाकी भी प्लेयर्स दोनों को देखकर खुश होते हैं कि आखिरकार उसकी खोई हुई पत्नी मिल गई। फिर वहां मात्सुयामा और उसकी टीम के बाकी लोग भी आते हैं तो अरिसु मात्सुयामा को देखकर भड़क उठता है और उसे पीटने लगता है, क्योंकि वही उसागी को यहाँ लेकर आया था। उसागी अरिसु को रोकती है, उसे कहती है, इसी के वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ, इसने मेरी जान बचाई, तभी तो मैं तुमसे मिल पा रही हूँ। सभी प्लेयर्स के इकट्ठा होने के बाद वहाँ पर बड़ी स्क्रीन में बताया जाता है कि अब गेम शुरू होगा। 10 पार्टिसिपेंट्स पहुंच चुके हैं, लेकिन सब सोचते हैं यहाँ तो सिर्फ 9 लोग हैं, 10वां कौन है? अरिसु सोचता है ये लोग बच्चे के बारे में बोल रहे हैं जो उसागी के पेट में है। उसागी हैरान हो जाती है ये सुनकर कि वो प्रेग्नेंट है। गेम शुरू होने वाला था, इसीलिए सभी से कहा जाता है अपने अपने रिस्ट बैंड और कॉलर पहन लेने के लिए। गेम का नाम होता है पॉसिबल फ्यूचर्स। इसके बाद गेम के नियम बताए जाते हैं। बताया जाता
है कि यहाँ पर 25 कमरे हैं जिन्हें A1 A2 करके नाम दिया गया है। सभी प्लेयर्स पासा मतलब के डाइस फेंकेंगे, जितनी संख्या आएगी उसी हिसाब से उन्हें कमरे में जाना होगा और ऐसे ही करते रहना होगा जब तक कि उन्हें एग्जिट डोर ना मिल जाए। गेम में सिर्फ 15 राउंड्स होंगे। अगर कोई पासा फेंकने के बाद उस कमरे में नहीं जा पाता तो उसे उसी कमरे में रहना होगा। अगर वो खिलाड़ी दूसरे कमरे में जाना चाहता है तो दूसरे खिलाड़ियों को उसके अगल बगल वाले कमरे में आना होगा, यानी मदद करनी होगी। सभी प्लेयर्स को 15 पॉइंट्स दिए जाएंगे। दरवाजे से गुजरने के लिए खिलाड़ियों को रिस्ट बैंड दरवाजे से लगाना होगा जिससे उनका 1 पॉइंट कटेगा। जिस कमरे से खिलाड़ी आए हैं उनमें दोबारा जाने के लिए उन्हें थोड़ा रुकना होगा और अगली बारी का इंतजार करना होगा। जब खिलाड़ी कमरे में रुकेगा तो उसका 1 पॉइंट कटेगा। पॉइंट 0 होने पर प्लेयर का गेम ओवर हो जाएगा। जिन दीवारों से प्लेयर्स आगे बढ़ेंगे वही दीवारें उन सब का भविष्य भी दिखाएगी और जो भविष्य वो चुनेंगे वही भविष्य असल में होगा जब वो लोग यहाँ से निकलेंगे। गेम शुरू करने से पहले अरिसु नए प्लेयर से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और उनका भी नाम पूछता है। वो दोनों असल में भाई बहन होते हैं। गेम शुरू होता है और उनके सामने 4 डाइस आते हैं और 4 दरवाजे। पासे के रंग दरवाजे से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट राउंड शुरू होता है। पासा फेंकने पर दरवाजे पर लिखा हुआ नंबर नजर आता है। फिर उन्हें वहां पर सभी प्लेयर्स के भविष्य नजर आने लगते हैं। वो लोग देखते हैं कि यहाँ से निकल कर वो लोग कितने खुशहाल रहेंगे, मगर दूसरी तरफ उनकी हालत बहुत बुरी दिखाई जाती है। अरिसु को समझ आता है कि वो लोग 2 अलग अलग कमरे में जाएंगे और फिर वापस एक कमरे में मिलेंगे। सभी लोग प्लान के लिए तैयार थे, लेकिन मात्सुयामा सभी से कहता है कि तुम लोग अरिसु पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं करते। री उसे जवाब देती है कि तुम चाहो तो दूसरे कमरे में जा सकते हो। दरवाजा खोलने के लिए अरिसु का 1 पॉइंट कट जाता है और वो सभी से कहता है याद रखना हमें रूम D2 में मिलना है। अगले रूम में पहुंचने के बाद फिर से 1 पॉइंट कटने वाला था तो उसागी अपना 1 पॉइंट यूज कर लेती है। पासा फेंकने के बाद सभी लोग वहां से अपना फ्यूचर देखने लगते हैं। नशेड़ी आदमी टेट्सो देखता है कि वो तो आर्किटेक्ट बन गया है, मगर वो भी हैरान था कि ये कैसे हो गया। नोबू भी अपना फ्यूचर देखता है और सोचता है क्या ये सच में होगा। अरिसु और उसागी रूम D2 में चले जाते हैं। री D2 में जाने लगती है और दोनों भाई बहन E3 में जाने का सोचते हैं। जिस रूम के बाहर उनका भविष्य खुशहाल नजर आता है वहीं वो जाने का सोचते हैं। री अरिसु और उसागी से मिलती है। पासा फेंकने के बाद वो लोग देखते हैं कि D1 रूम में 2 खिलाड़ी जा सकते हैं और E2 में सिर्फ 1 खिलाड़ी। उसागी के बच्चे को लेकर वहाँ 4 लोग हैं, इसीलिए री फैसला करती है कि वो यहीं रुकेगी। अरिसु और बाकी खिलाड़ी रिस्ट बैंड के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं और प्लान डिस्कस करते हैं कि उन्हें किस तरह और कौन से कमरे में आगे बढ़ना है। लेकिन मात्सुयामा सामने खड़े लोगों को समझाने लगता है कि एक इंसान की बात सुनकर खुद के भविष्य को खतरे में मत डालो, अपने अपने बारे में भी सोचो। सिर्फ यहाँ से निकलना ही काफी नहीं है, अपने भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। सभी लोग वहाँ पर अपना अपना भविष्य देखने लगते हैं। एक तरफ अच्छा था, दूसरी तरफ बुरा। ये सब देखकर सभी लोग एक मौका लेने के लिए मान जाते हैं। यहाँ दोनों भाई बहन अपने फ्यूचर को देख रहे होते हैं। तभी फ्लैशबैक नजर आता है जब दोनों भाई बहन अपने मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए निकले हुए थे। यूना डैम देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी अचानक एक ट्रक उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और दर्दनाक एक्सीडेंट में उनके मम्मी पापा नहीं बच पाते हैं। ये सुनकर दोनों भाई बहन रोने लगते हैं। री जिस कमरे में कैद होती है वहाँ जोर जोर से आवाजें होने लगती हैं। नशेड़ी आदमी और नोबू जिस कमरे में पहुंचते हैं, पासा फेंकने के बाद वो लोग देखते हैं कि जिस दरवाजे से सिर्फ 1 लोग निकल सकते हैं वहां पर नोबू का भविष्य बहुत अच्छा था। लेकिन नशेड़ी आदमी कहता है हम दोनों को अलग नहीं होना चाहिए। अरिसु दोनों भाई बहन से कांटेक्ट करके कहता है अगले कमरे में आकर मिलने के लिए, लेकिन भाई अपनी बहन से कहता है उसे छोड़ो, वो तो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है। हमें अपने भविष्य को देखना है, हमें दूसरे दरवाजे E5 की तरफ जाना होगा। नोबू दूसरे दरवाजे में देखता है, वहाँ उसका भविष्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए वो डर के मारे कह देता है मुझे माफ करना, मैं दूसरे रास्ते जा रहा हूँ। री अभी भी कमरे में फंसी हुई थी और उसे समझ आ गया था कि सभी लोग अपने अपने भविष्य चुन रहे हैं और उसे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। नशेड़ी आदमी टेट्सो अपने दोनों भविष्य देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि दोनों में ही वो आखिरकार नशेड़ी बन गया था। दूसरी तरफ नोबू अपने अच्छे भविष्य के पीछे आता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ को बाद में ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। री वाला कमरा आखिरकार अनलॉक हो जाता है जिससे वो अरिसु को थैंक यू कहती है। सबके पॉइंट्स अब ज्यादा कट रहे थे जिससे दिक्कत होने लगती है क्योंकि अगर 0 पॉइंट हो गया तो प्लेयर का गेम ओवर। नशेड़ी आदमी टेट्सो वहाँ पर अपनी पसंदीदा औरत युकिको को देखने लगता है और फिर
कर अचानक गिर जाता है। उसे ड्रग्स की तलब हो रही थी जिसे वो सहन नहीं कर पा रहा था। यूकी को उसके सामने आ जाती और अपना हाथ बढ़ाती है और उसे रूम A3 में लेकर चली जाती है और वहां जाते ही टेट्सो के पॉइंट्स माइनस होकर 0 हो जाते हैं, मतलब गेम खत्म। वो अपना भविष्य देखकर मुस्कुरा रहा होता है, तभी उसका कॉलर फट जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। नोबू कमरे में बैठकर काफी रो रहा था क्योंकि सभी लोग उसे परेशान करते थे। उसकी माँ कमरे में आती है, पूछती है तुम्हें हुआ क्या है, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। लेकिन नोबू अपनी माँ को कुछ नहीं कहता और कहता है यहाँ से जाने के लिए। उसकी माँ उसे समझाती है जो भी हो जाए बस अच्छी जिंदगी जीना। इसीलिए वो खड़ा होता है, पासा फेंकता है और फिर उसे वहां 2 तरह के भविष्य दिखाई देते हैं। वो रूम B1 में चला जाता है टेट्सो को ढूंढने के लिए और अब उसके पास सिर्फ 4 पॉइंट्स बचे हुए हैं। 7वां राउंड शुरू होने वाला था और भाई बहन एकदम बीच वाले कमरे में ही फंसे हुए थे। भाई के पास अब तो ज्यादा पॉइंट्स भी नहीं बचे थे और इसू को ऐसा लगता है कि अगर A1 रूम से वो लोग बाहर नहीं निकल सकते तो उन्हें A5 या फिर E5 रूम में जाना होगा, शायद वहीं एग्जिट हो सकता है। मात्सुयामा अपनी रिसर्च के बहाने उसागी से मिलता है और वो उसे पसंद भी करने लगता है। एक भविष्यवाणी में वो उसागी को गोली मार देता है और खुद को भी खत्म कर लेता है। ये करने के लिए उसे सुनातो ने कहा था। तभी उसे याद आता है सुनातो ने वादा किया था कि अगर मात्सुयामा उसागी को मार देता है तो मात्सुयामा को वो हर चीज मिलेगी जो वो ढूंढने के लिए इस दुनिया में आया था। भाई बहन अब अलग अलग कमरों में चले जाते हैं। नोबू वाले कमरे में उसागी और साची को पहुंचते हैं। वो लोग टेट्सो से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई आवाज नहीं आती। इधर भाई बहन एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं लेकिन यूना की तरफ से दरवाजे पर 0 लिखा हुआ था, मतलब वो अब अपने भाई की तरफ नहीं जा सकती। इधर उस भाई का पॉइंट 0 हो जाता है। मरने से पहले वो खुद को एक चर्च में देखता है जहां उसकी बहन की शादी होनी थी। यूना अपने भाई को पुकारती है और वो अपनी बहन से कहता है मेरे पॉइंट्स खत्म हो गए हैं मगर तुम घबराओ मत, तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है और मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। जिसके बाद उसका कॉलर फट जाता है और वो भी मर जाता है और यूना फूट फूट कर रोने लगती है और इसू सोचता है कि अब उन्हें A5 की तरफ जाने के बारे में सोचना चाहिए। यूना बहुत ज्यादा रो रही थी। सब उसे बहुत समझाते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना होगा और इसू जैसे ही दूसरे कमरे में जाने वाला था उसी कमरे में सातो मतलब कि यूना का भाई मरा हुआ था और उसे देखकर तुरंत यूना अपने भाई को देखने के लिए पहुंच जाती है और री उसी कमरे में फंस जाती है और इसू सोचने लगता है कि आखिर वो क्या प्लान बनाए ताकि सब लोग वहां से निकल सकें। तभी उसे वहां एक और भविष्यवाणी दिखती है कि वो खुद उसागी को मार डालेगा और आखिर में वो खुद भी मर जाएगा। उसागी के पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स थे, इसीलिए अरिसु उससे कहता है A3 वाले रूम में जाने के लिए क्योंकि वहां ज्यादा पॉइंट्स कटेंगे। साची को यहाँ रुकने के लिए मान जाती है और सभी से कहती है तुम लोग दूसरे कमरे में जाओ, किसी को तो यहाँ रुकना पड़ेगा, सब लोग यहाँ से नहीं जा सकते। मात्सुयामा अरिसु वाले कमरे में चला जाता है। उसागी और नोबू अलग अलग दूसरे कमरे में जाते हैं। उसागी जिस कमरे में गई होती है टेट्सो की बॉडी वहीं होती है। उस रूम में रहने के लिए 8 पॉइंट्स कटेंगे तो उसागी अपने बच्चे का पॉइंट इस्तेमाल करती है। अब ज्यादातर सभी लोग अलग अलग कमरों में आ गए थे। तब उनका प्लान फिर से बनता है कि साचिको को वापस लाना होगा। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अब करना क्या है क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगले रूम में रुकने के लिए कितने पॉइंट्स गंवाने पड़ेंगे। अरिसु घबराने लगता है क्योंकि अब सभी की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। फिर वो अपने दोस्तों को याद करता है और उसागी उसे कहती है बचने का रास्ता हमेशा होता है। तभी उसे याद आता है कि तत्ता ने अपना रिस्ट बैंड निकाल दिया था। मात्सुयामा को ये प्लान काफी रिस्की लगता है और अरिसु याद करता है कि जब री कमरे से बाहर गई थी तो उसके पॉइंट्स नहीं कटे थे जब उसका हाथ बाहर था। उसागी कहती है इसका मतलब अगर मेरा रिस्ट बैंड A3 में रहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। अरिसु कहता है तुम हाथ बढ़ाकर बच्चे का रिस्ट बैंड ले लेना। मात्सुयामा कहता है ऐसा करने से भी पॉइंट्स कम पड़ जाएंगे। अरिसु यूना की तरफ देखता है जिसके पास अभी भी 11 पॉइंट्स हैं। वो उससे कहता है सिर्फ तुम ही हमें बचा सकती हो, हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, प्लीज हमारी मदद करो। उसागी बच्चे के रिस्ट बैंड को दूसरे कमरे के दरवाजे के पास रख देती है लेकिन दरवाजा बंद होते ही रिस्ट बैंड थोड़ा और पीछे चला जाता है। जिसके बाद होता यह है कि साचिको वाला कमरा दोबारा से अनलॉक हो जाता है। बच्चे के रिस्ट बैंड में अब सिर्फ 2 और पॉइंट्स बचे हैं। नोबू री वाले कमरे में आता है और अब 12वां राउंड शुरू होता है। साचिको अरिसु वाले कमरे तक पहुंच जाती है और अब उसागी को बच्चे वाला रिस्ट बैंड वापस लाना था। दरवाजा खुलते ही वो देखती है कि बैंड बहुत दूर गिरा हुआ था और दरवाजा 10 सेकंड में
बंद हो जाएगा। वो किसी तरह अपने पैर से बैंड को वापस ले लेती है और यूना तुरंत कमरे में घुसकर अपने 8 पॉइंट्स गवा देती है। तभी उसागी की नजर जाती है अरिसु के कमरे में चल रही भविष्यवाणी पर, जिसमें वो दोनों मर जाते हैं। उसागी ये देखकर खो जाती है। अरिसु तुरंत भागकर उसे वापस कमरे में लाता है। तब तक मात्सुयामा अपनी व्हीलचेयर से दरवाजे को खुला रखता है और टीम वर्क करके आखिरकार सभी लोग एक कमरे में आ जाते हैं। फिलहाल री और नोबू अभी भी दूसरे कमरे में हैं। तभी अनाउंस होता है कि सभी को इसी कमरे में रुकना होगा, शायद ये आखिरी कमरा है। अरिसु मात्सुयामा को मदद के लिए थैंक यू कहता है और अब राउंड नंबर 14 शुरू होता है। उन्हें A5 रूम में जाना था, भले ही ऊपर भविष्यवाणी में उन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई देती है। A5 रूम में सभी लोग आखिरकार पहुंच जाते हैं और यही एग्जिट रूम होता है। उन्हें बाहर निकलने का दरवाजा भी दिख जाता है। सभी के हाथ से अपने आप रिस्ट बैंड और गले से कॉलर निकल आता है, लेकिन तभी उन्हें फिर से डाइस फेंकने के लिए कहा जाता है, जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं। अरिसु कहता है कि पासा वो फेंकेगा। 7 नंबर सामने आता है और दरवाजा खुलता है और कहा जाता है 3 मिनट के अंदर 7 लोगों को बाहर जाना होगा और वहां पर 7 लोग ही थे, मतलब के अंदर किसी एक जन को रहना होगा। अरिसु उसागी से कहता है कि अब तुम सबको संभालो, मैं यहीं रुकूंगा। अब सिर्फ 1 मिनट बचा होता है। उसागी फिर से अरिसु को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा था। अरिसु मात्सुयामा से वादा करने को बोलता है कि वो उसागी का ख्याल रखेगा। सभी लोग बाहर चले जाते हैं और अंदर कमरे में अंधेरा हो जाता है। फिर वहां स्क्रीन में अरिसु सभी प्लेयर्स को देखता है। उसागी रो रही होती है। मात्सुयामा सुनातो की बात याद करता है, उसे मार दो, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। इसलिए वो अपनी बंदूक निकालने ही वाला था और अरिसु ये देखकर घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। मगर शुक्र है कुछ समय के बाद मात्सुयामा अपना बंदूक नीचे कर लेता है और तभी आवाज अरिसु को बताती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अंदर जो खिलाड़ी बचा हुआ है उसने बाहर खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर जो इंसानियत दिखाई है उसका भी एक भविष्य होगा। जो खिलाड़ी यहाँ रुका हुआ है उसका खेल खत्म। तभी स्क्रीन पर जोकर कार्ड आता है और वो पूरी जगह हिलने लगती है। अरिसु देखता है कि बाहर तो तबाही मच जाती है, बिल्डिंग्स गिरने लगते हैं और बाहर सभी लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। अरिसु स्क्रीन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रूम वाइट हो जाता है और वहां पर सुनातो आकर कहता है कि तुमने गेम को काफी अच्छे से खेला, इसलिए तुम्हें यहाँ का नागरिक बनने का मौका मिलता है। अरिसु कहता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगा। सुनातो कहता है, तुम्हारी पत्नी तो वैसे भी मर जाएगी, तो क्यों ना तुम यहाँ के नागरिक बन जाओ। अरिसु उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बस एक स्क्रीन था। जब अंधेरा होता है तो अरिसु उसी तरफ दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। दरवाजा खोलकर वो अपनी टीम के सभी लोगों को बचाता है, लेकिन उसागी बहुत दूर फंसी हुई थी। पानी का बहाव बहुत तेज था। उसे बचाने के लिए अरिसु पानी में कूद जाता है। एन को देखते हैं जो कि अरिसु को वापस होश में आने का इंतजार कर रही थी। अरिसु पानी में तैरते तैरते डूबने लगता है। सुना तो अरिसु को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो देखता है कि एन उसे देख पा रही थी। ये देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है। एन उसकी तरफ बढ़ती है उसे धक्का देने के लिए और फिर अरिसु से चिल्लाकर कहती है, उसागी को तुम्हें जिंदा बचाना ही होगा। एन की आवाज सुनकर अरिसु होश में आता है और पानी से बाहर निकलता है। उसके सामने सुनातो खड़ा था जो अपनी बंदूक निकाल लेता है और पूछता है, तुम्हारा क्या फैसला है। अरिसु कहता है, 1000 बार पूछ लो फिर भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। लेकिन जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, लेजर से सुनातो वहीं मर जाता है। इसके बाद वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है और आते ही वहां सब कुछ थम जाता है। अरिसु कहता है, तो तुम हो जोकर। वो आदमी कहता है, यही तो जानना है मुझे भी कि जोकर है कौन, क्या वो मैं हूँ या भगवान है। तुम्हारे साथ एक आखिरी गेम खेलना है। वो सामने टेबल पर 2 पत्ते रखता है और कहता है, तुम जो चुनोगे उसी पर तुम्हारा भाग्य निर्भर करता है। अगर तुम जोकर चुनते हो तो तुम्हारा भाग्य मैं तय करूंगा। अरिसु जोकर कार्ड चुनता है, लेकिन असल में वो दोनों कार्ड जोकर कार्ड होते हैं। वो आदमी फिर बताने लगता है कैसे ये जोकर कार्ड जीवन और मृत्यु के अंतर को भरता है और ये जोकर कोई इंसान नहीं है, ये तो बस एक पत्ता है। भले ही ये संयोग है, लेकिन अब तुम्हारा भाग्य मेरे हाथ में है। वो आदमी उसे वहां पर भंवर मतलब के एक वर्लपूल दिखाता है। कहता है कि इसमें अगर तुम गए तो तुम मर जाओगे, लेकिन यहाँ तुम्हें जिंदगी मिलेगी। यहाँ उतार चढ़ाव है, लेकिन यही तुम्हें अंत तक पहुंचाती है। तो बताओ तुम कौन सा रास्ता चुनोगे। असली दुनिया में लौट भी गए तो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा तुम्हें वहां मिलेगा। अरिसु पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, कौन हो तुम। वो आदमी कहता है, मैं तो बस एक वॉचमैन हूँ। मैं तो बस इस जीवन और मृत्यु के बीच की जगह की रखवाली करता हूँ। मैं यहाँ रुका हुआ हूँ ताकि मुझे मौत का रास्ता ना चुनना पड़े। अरिसु उसे पूछता है, तुम खुद डरते हो और तुम मुझे रास्ता चुनने को बोल रहे हो। वो आदमी कहता है, मैं बस सुनना चाहता हूँ कि तुम कौन सा रास्ता चुनोगे, क्योंकि तुमने कई बार मौत को सामने से देखा है। यहाँ पर और भी कई लोग आने वाले हैं। फिर वो जोर से आवाज करता है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अरिसु बस अपनी उसागी को वापस अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहता है।
वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। यह देखकर वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। मात्सुयामा उसागी को लेकर भंवर में जाने वाला था और अरिसु चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। मात्सुयामा उसागी को अपने साथ मौत की दुनिया में लेकर जाना चाहता था, लेकिन अरिसु के प्यार को देखकर उसे रहा नहीं जाता और वो उसागी को अरिसु को सौंप देता है और खुद भंवर में चला जाता है, मतलब मौत की दुनिया में। उसागी जैसे ही चट्टान मतलब के पत्थर पर चढ़ रही होती है, उसे फिर से अपने पापा नजर आते हैं। उसागी अपने पापा को गले लगाती है और उसके पापा कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी बहुत खुशी खुशी बिताई है, मेरी चाहत है कि तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहो। इससे उसागी को हिम्मत मिलती है और वो अरिसु को लेकर ऊपर चढ़ती है और रोशनी की तरफ बढ़ती है। इधर असली दुनिया में एन दिखती है कि अरिसु को होश आ गया था। एन कहती है, तुम बस 2 मिनट में वापस आ गए। अरिसु उसागी को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन निकलने से पहले वो एन को थैंक यू कहता है। अरिसु भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है और देखता है कि उसागी ठीक है। वो कहती है, मुझे भूख लगी है। अरिसु भी मुस्कुराता है और राहत की सांस लेता है, लेकिन मात्सुयामा मर चुका था क्योंकि उसने तो मौत की दुनिया को अपना लिया था। खैर, अब कुछ समय के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अरिसु और उसागी अपने बच्चे के आने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और बच्चे के लिए नाम सोच रहे होते हैं। दोनों कुछ तय नहीं कर पा रहे थे, तभी अरिसु अपने काम के लिए निकल जाता है और उसागी कहती है कि आज रात नाम तय करके रहेंगे। शिबुया क्रॉसिंग में हम नोबू को देखते हैं जो अपनी मम्मी के साथ होता है और वो आज ग्रेजुएट हो चुका था। यूना अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। साची को अपने बेटे के साथ होती है और उसे समझा रही होती है, थोड़ा जिम्मेदार बनो, अगले साल तुम कॉलेज में जाने वाले हो। री अपनी माँ को फोन करती है और बताती है कि उसे एक एनीमे प्रोजेक्ट में काम मिल गया। इधर अरिसु काउंसलिंग सेंटर आता है जहां वो काम करता है और आज की पेशेंट होती है कुइना। अरिसु उसे थेरेपी दे रहा था। कुइना बताती है कि वो अपने पापा के डोजो में कराटे सिखाती है। वहां अगुनी भी आता है और वो ये भी सोचता है कि आखिर वो जिंदा क्यों है, मगर आखिरकार उसे मकसद मिल गया है और वो हैटर की हैट शॉप चलाता है। अकाने अब इन्फ्लुएंसर बन चुकी है। निरागी को भी जिंदगी जीने का एक मकसद मिल गया है क्योंकि वो अब एक बाप बन चुका है। चीशिया भी कहता है, जिंदगी चाहे कैसी भी हो, जीना तो पड़ता ही है। और वो अरिसु से सवाल करता है कि तुम्हें किस पल ऐसा लगता है कि तुम सच में जिंदगी जी रहे हो। अरिसु कहता है, ये सवाल थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं फिलहाल अपने बच्चे के लिए नाम सोच रहा हूँ। कुछ समय के बाद भूकंप के झटके महसूस होते हैं। न्यूज चलाने पर पता चलता है कि भूकंप का केंद्र चिबा की तरफ करीब 61 किलोमीटर की गहराई पर था। इससे सुनामी आने का कोई खतरा नहीं है, पर बताया जाता है कि ऐसे ही भूकंप के झटके दुनिया भर में कई जगहों पर देखने को मिले। अब बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह कहानी जाती है लॉस एंजलिस में, जहां एक रेस्टोरेंट में हम 2 लोगों को देखते हैं जो टेबल पर बैठते हैं और एक वेट्रेस उनका ऑर्डर लेने के लिए आती है और उसी का नाम एलिस होता है। आखिर में जैसा वॉचमैन ने कहा था, उस दुनिया में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, शायद दुनिया भर में जो भूकंप के झटके आ रहे हैं वो इसी का संकेत है। बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह एलिस इन बॉर्डरलैंड भी शायद अब अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सीजन 3 तो यही एंड होता है, लेकिन आने वाले सीजन के लिए कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं। सब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एलिस उन बाकी प्लेयर्स के साथ गेम खेलेगी जिन्हें दुनिया भर में आए अर्थक्वेक्स की वजह से मौत का नजदीकी अनुभव हुआ था। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एलिस शायद अरिसु या उसागी के साथ गेम खेलेगी। ऐसा करके नेटफ्लिक्स दुनिया भर में एलिस इन बॉर्डरलैंड की कामयाबी का फायदा उठाना चाहेगा, या फिर हो सकता है कि एलिस इस शो की अगली बड़ी विलन बन जाए जो अरिसु और उसागी को अलग करने की कोशिश करे, जैसे कि पहले के फेस कार्ड्स ने किया था। पर क्या वो ऐसा कर पाएगी? इस बात को नकारूंगा नहीं कि एलिस इन बॉर्डरलैंड का चौथा सीजन जिसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों के प्लेयर शामिल होंगे, सुनने में तो ये आइडिया अच्छा लगता है, मगर सवाल यह है, क्या हमने काफी गेम्स और प्लेयर्स के बचने की लालच देखी नहीं है? क्या नए चेहरे लाने से कुछ बदलेगा? मेरा मतलब है, नए गेम्स तो आ सकते हैं, लेकिन आखिर में मंजिल तो वही रहती है ना, मौत। वॉचमैन ने हमें पहले ही बता दिया था, कोई भी मौत से बच नहीं सकता। अगर वो गेम जीत भी जाते हैं तो भी वो अपनी किस्मत से मिलेंगे। गेम जीत कर वो बस थोड़ा सा टाइम खरीद सकते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे फैन सर्विस के नाम पर कहानी को खींचने का कोई पॉइंट नजर नहीं आता। मैं खुद इस शो का फैन हूँ, पर सीजन 2 का एंडिंग एक परफेक्ट एंडिंग था, लेकिन अब नेटफ्लिक्स वही कर रहा है जो उसने मनी हाइस्ट के साथ किया था। वो बेकार सीजन बनाते रहेंगे और आखिर में लोग ध्यान देना भी छोड़ देंगे। खैर, आखिर मैं कौन होता हूँ? नेटफ्लिक्स को तो व्यूअरशिप नजर आता है। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।